हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑप्शनों का एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया? क्रो ने, कुकू ने, मैना ने या फिर पैरट ने, अर्थात कौवे ने, कोयल ने, मैना ने या तोते ने। हेमलॉक ट्री को बच्चों किसने हिलाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हेमलॉक ट्री को कौवे ने हिलाया। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, व्हाट फेल ऑन द पोएट। कवि के ऊपर क्या गिरा? व्हाट फेल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर क्या गिरा, या कवि पर क्या गिरा, कवि के ऊपर क्या गिरा? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ रेन, डस्ट ऑफ क्रो। क्या गिरा बच्चों कवि के ऊपर? कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ के कण गिरे। कवि के ऊपर बच्चों क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ के कण। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है बच्चों पहले, पोएट मीन्स कवि। कहने का तात्पर्य है कवि पहले किस मनोदशा में था। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, कवि पहले किस मनोदशा में था? तो ऑप्शन नंबर ए प्लेजेंट, ऑप्शन नंबर बी हैप्पी, ऑप्शन नंबर सी सैड या फिर ऑप्शन नंबर डी गुड। तो इसमें बच्चों हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर सी, पहले कभी कौन सी मनोदशा में था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सैड, अर्थात कभी पहले दुखी था। चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। कहने का तात्पर्य है कवि के ऊपर व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य है कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरने का क्या असर पड़ा, या कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरने का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए चेंज्ड हिज मूड, उनकी मनोदशा बदल गई। चेंज्ड हिज लक, उनका भाग्य बदल गया। चेंज्ड हिज जॉब, उनका काम बदल गया। या फिर ऑप्शन नंबर डी चेंज्ड हिज कलर, उनका रंग बदल गया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चेंज्ड हिज मूड, अर्थात उनकी मनोदशा बदल गई जब कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरे तो उनकी मनोदशा पूरी तरह से बदल गई। तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विकल्प नंबर ए चेंज्ड हिज मूड, उनकी मनोदशा बदल गई। चलिए बच्चों, पांचवा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, अर्थात कवि के लिए क्या बचाया गया। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या बचाया गया? क्रो, ट्री, स्नो या फिर सम पार्ट ऑफ द डे। तो सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग बचा लिया गया बच्चों कवि के लिए। सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग बचा लिया गया, या फिर दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया गया। पार्ट का मतलब होता है भाग या हिस्सा, यही तो पूछा गया है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या बचाया गया, कवि के लिए क्या बचा लिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग बचा लिया, दिन का कुछ भाग बचा लिया गया या दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया गया। चलिए बच्चों, छठवां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। कहने का तात्पर्य है कवि कहते हैं एक दिन का जिसे मैं पछतावे में गंवा देता, जिसे मैं शोक में गंवा देता, जिसे मैं विलाप में गंवा देता, या जिसे मैं दुख में गंवा देता, या जिसे मैं पश्चाताप में गंवा देता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का अर्थ क्या है बच्चों? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए रूइंड, जिसका मतलब होता है बर्बाद किया, नष्ट किया। ऑप्शन नंबर बी हेल्ड इन रिग्रेट, इसका मतलब होता है पश्चाताप में होना या पछतावे में होना। रूल्ड का मतलब शासन किया। या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉन्कर्ड, या फिर विजय प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों हेल्ड इन रिग्रेट, अर्थात पश्चाताप में होना, पछतावे में होना। तो रूड का अर्थ हो जाएगा हेल्ड इन रिग्रेट, अर्थात पछतावे में होना या पश्चाताप में होना। चलिए बच्चों, सातवां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर,
नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड शेप्ड सम पार्ट। आपसे पूछा जा रहा है अलंकार के बारे में बच्चों। इस प्रश्न में आपसे अलंकार के बारे में पूछा जा रहा है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड शेप्ड सम पार्ट। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, तो यस की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर बच्चों यहाँ देखिए शेप्ड में एस है, सम में एस है, तो यहाँ पर एस 2 बार आ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब किसी लेटर्स की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अलिट्रेशन होता है, अर्थात अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। क्या होता है? अलिट्रेशन, अर्थात हिंदी में कहा जाए तो अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। चलिए बच्चों, 8वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? कहने का तात्पर्य है डस्ट ऑफ स्नो क्या दिखाता है या डस्ट ऑफ स्नो क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर बी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ऑप्शन नंबर डी कूल वेदर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति की उपचारात्मकता शक्ति को दिखाता है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। चलिए बच्चों, 9वां और लास्ट प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, कहने का तात्पर्य है कौवा और हेमलॉक ट्री प्रतीक हैं। किसके प्रतीक है बच्चों? कौवा और हेमलॉक ट्री प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? सारों के, अर्थात दुख के हैप्पीनेस, सुख के सेलिब्रेशन, उत्सव के, या फिर डेथ मृत्यु के। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। तो ऑप्शन नंबर ए सारों के अर्थात दुख के, ऑप्शन नंबर बी हैप्पीनेस अर्थात सुख के, ऑप्शन नंबर सी सेलिब्रेशन अर्थात उत्सव के, ऑप्शन नंबर डी डेथ अर्थात मृत्यु के। तो इसमें हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रो और हेमलॉक ट्री सारों के प्रतीक हैं अर्थात दुख के प्रतीक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।